नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विश्वविद्यालयों के उप कुलाधिपति के बीच संघर्ष छिड़ गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार सुबह 11:30 बजे तक अपने इस्तीफे सौंपने का आदेश दिया था, जिस पर वाइस चांसलर ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने निराकत देते हुए राज्यपाल के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सीपीएम का आरोप है कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों में आरएसएस की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ खुद धरना देने का ऐलान किया। एक रिपोर्ट देखें। केरल में राज्यपाल और प्रदेश सरकार में टकराव की अक्सर नौबत बनी रहती है, लेकिन ताजा विवाद विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर छिड़ा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मानना है कि कुलपतियों की नियुक्तियों में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस बिना पर राज्यपाल ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों उप कुलपतियों को सोमवार सुबह 11:30 बजे तक वाइस चांसलर से अपने इस्तीफे सौंपने का आदेश दिया था। केरल की वाम मोर्चा सरकार ने इसे राज्यपाल की प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस की विचारधारा को थोपने की कोशिश बताया है। You know, this is very serious matter. Governor cannot give direction to remove the vice chancellors of universities. It is beyond his capacity. But Arif Muhammad Khan, from the day one he went to Kerala, he went there an agent of RSS, not central government, agent of RSS. And he, from the day one, every day he is raising some question against Kerala government to disturb the government. So it is a very serious thing. He, such a person, he told the biggest, most famous historian Irfan Habib in India. He told him Gunda. राजभवन का कहना है कि यूजीसी के नियम के तहत उप कुलपतियों की नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली पैनल को कम से कम 3 नामों की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं किया गया है। वहीं सीपीआई का कहना है कि इस आधार पर राज्यपाल को किसी उप कुलपति को हटाने का अधिकार कतई नहीं है। There is an elected government and there are laws in the country. That's what the Chief Minister has pointed out. Even to remove an employee, you will have to give a show cause notice why he has to be removed. In this case, simply the governor says you will have to resign by 11:30. What is this happening? So it raises certain fundamental questions with regard to governorship. राजभवन के मुताबिक सर्च कमेटी 5 में से 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाए ताकि राज्यपाल अपना फैसला लागू कर सके। इसी बिना पर इस्तीफे की मांग करने पर वाइस चांसलर ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जब राज्यपाल ने उप कुलपतियों को 3 नवंबर तक कारण बताओ नोटिस जारी किया हो तो 24 घंटे के भीतर इस्तीफे सौंपने का निर्देश वैधानिक नहीं है। अदालत ने सभी 9 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उप कुलपतियों को राहत दे दी है। दरअसल राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर MS राजश्री की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। अदालत ने MS राजश्री इस आधार पर रद्द की थी कि इस पद पर नियुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम की सिफारिश की गई थी। बहरहाल राज्यपाल के इस फैसले पर विपक्षी दल भी वाम मोर्चा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये विवाद तो उठना नहीं चाहिए था। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का जो निर्देश है कि वो अंतिम फैसला राज्यपाल करेंगे या गवर्नर करेंगे, शायद किसी हद तक मुझे सही लगता है। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर वाम मोर्चा सरकार के दबाव में आने पर उनके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आरएसएस का कहना है कि राज्यपाल पर वाम मोर्चा सरकार के आरोप से उनकी हताशा जाहिर हो रही है। जो भी वहाँ हो रहा है कुलपतियों को लेकर, वह सरकार संवैधानिक पीठ राज्यपाल के बीच में है। इसलिए जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो आरएसएस को गाली देना शुरू करते हैं। इसलिए केरल के मुख्यमंत्री
under a great frustration, he is abusing an RSS. वाम दलों ने भी इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है। संकेत मिल रहे हैं कि राज्यपाल के विश्वविद्यालयों में बढ़ते दखल को कम करने के लिए राज्य विधानसभा में जल्द ही कानून पारित कराया जाएगा। राज्यपालों की शिक्षा क्षेत्र में दखल के खिलाफ राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की गैर बीजेपी सरकारों ने भी विधानसभा में कानून पारित किया है। राजस्थान में इसी महीने राज्यपाल ने 8 में से 7 विश्वविद्यालयों में आरएसएस बीजेपी विचारधारा के उप कुलपतियों की नियुक्तियों के आरोप लगाए थे। यही नहीं, 8 में से 6 वाइस चांसलर राजस्थान से बाहर के हैं। वहीं तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का मानना है कि राज्यपाल के दखल के कारण राज्य में शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तमिलनाडु ने भी कानून पारित कर राज्यपाल की शक्तियों पर रोक लगाई है, तो पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार झड़पें देश भर में चर्चित रही हैं। ममता बनर्जी ने कानून पारित कर सभी विश्वविद्यालयों की कुल अधिपति मुख्यमंत्री को बना दिया है। राज्यपाल संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन यहाँ विपक्ष की सरकारें होती हैं। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर राज्यपाल के जरिए राजनीति करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, आपको बता दें कि केरल में राज्यपाल और प्रदेश सरकार के अंदर टकराव अक्सर देखा जाता रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये टकराव देखा जा रहा है और ताज़ा विवाद जो है वो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्तियों को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब जाहिर तौर पर सवाल ऐसे में यही उठ रहे हैं कि आखिर ये विवाद क्यों। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सर बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर जगमती सांगवान जी हमारे साथ है, नेता हैं सीपीएम के। बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि ये टकराव देखिए कोई नई बात नहीं है। प्रदेश सरकार और राज्यपाल के बीच जो टकराव है हम अक्सर देखते हैं। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, हमने केरल में भी देखा, और इससे पहले अब दिल्ली की भी अगर हम बात करें, हम वहां पर भी देखते हुए आए हैं। लेकिन राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, क्या अभी मौजूदा वक्त में जो ताजा विवाद चल रहा है उसके संदर्भ में आप मुझे ये समझाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को समझाइए कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती है। नेहा जी, मेरा बैकग्राउंड टीचिंग में भी रहा, अब एज ए लीगल एक्सपर्ट भी मैं काम कर ही रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी है मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहूंगा। सेक्शन 8 में ऑफ द एक्ट, उसके अंदर चांसलर, राज्यपाल बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी का एक स्टेट के अंदर वो चांसलर होता है, मुख्य होता है। वाइस चांसलर के बाद जो भी कोई राज्यपाल होगा, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें राष्ट्रपति होंगे, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गवर्नर राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो वो प्रेसिडेंट की पावर्स एज ए गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट में कैरी करते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, ये एक्ट सेक्शन 8 वो है जिसके अंदर की चांसलर्स की पावर डिफाइन की गई हैं एक एक्ट के अंदर। इसमें ये बताया गया है कि जो चांसलर होते हैं वो सर्व होते हैं, ही इज द सुप्रीम, लेकिन उसके अंदर सर्टेन गाइडलाइंस दी गई हैं। उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चांसलर के लिए भी और सभी के लिए अनिवार्य होता है। उसमें से जो एक उसके अंदर जो पावर्स हैं, वैसे अगर जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, क्योंकि ये मुद्दा आजकल आज के दिन जो है ये अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ वाइस चांसलर्स है, तो अपॉइंटमेंट का एक यूजीसी गाइडलाइंस होती हैं, अपॉइंटमेंट का निहाजी एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि जब भी ये 3 स्टेप प्रोसेस है बेसिकली। पहले स्टेप में क्या होगा, सर्च कमेटी बैठेगी, उस सर्च कमेटी के अंदर डिफरेंट नुमाइंदे होंगे जो पर्सन ऑफ एमिनेंस होते हैं। वो 3 लोग एक पैनल को 8 या 10 लोगों का पैनल वो बनाते हैं और वो सबमिट करते हैं सर्च कमेटी को। सर्च कमेटी कम से कम 3 लोगों का नाम, कम से कम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 पर्संस, उनमें से 3 लोगों का नाम चयन करके, और ये चयन कैसे होता है, ये खाली नेहा जी सिर्फ
एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलर का जो पोजीशन है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। टीचिंग वाला भी वाइस चांसलर हो सकता है, नॉन टीचिंग पर्सन भी वाइस चांसलर बन सकता है। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देखे जाते हैं। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं वो तो पूरी करनी होंगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बेसिकली इसमें प्राइम इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब जब ये सर्च पैनल का जब 3 लोगों की रिकमेंडेशन कम से कम हो गई, तो ये जी प्रदीप जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। योग्यता, हाँ जी रखिए एक बार। आप सुन पा रही हैं ठीक से? जी। तो ये जो 3 नाम भेजे जाते हैं चांसलर के पास फॉर फाइनल अप्रूवल, ये 3 नामों में से सीरियल नंबर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन या योग्यता के आधार पे 1 2 3 नहीं करते हैं, बल्कि ये एक लाइन में तीनों नाम लिख देते हैं कि तीनों के तीनों एट पार हैं। अब गवर्नर का या चांसलर का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको चुने। उनमें से वो किसको भी, जिनको प्रोस एंड कॉन्स देखकर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एक एकेडमिक काउंसिल होती है, उनके व्यूज लेकर गवर्नमेंट के भी बारे में, गवर्नमेंट से भी फीडबैक ले लेते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए वो फिर फाइनली जिस भी नाम को टिक करते हैं वो अपॉइंटमेंट हो जाता है और नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि सच एंड सच पर्सन राज्यपाल की पावर्स के तहत इस आदमी को हम एक वाइस चांसलर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपॉइंट करते हैं। सेक्शन 8 में सब सेक्शन 6 के अंदर 6 और 7 दो इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर नेहा जी राज्यपाल को वाइस चांसलर को हटाने की पावर्स भी डिफाइन की गई है। उनमें जब ये डिफाइन की गई हैं तो उन पावर्स के अंदर ये जरूरी नहीं कि राज्यपाल किसी वाइस चांसलर को अगर रिमूव करना चाहे किसी भी पोजीशन से तो उसको किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत है। वो ये काम सुओ मोटो भी, मतलब अपने आप भी उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन उस कॉग्निजेंस को लेने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक ग्राउंड्स होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यपाल ऑल ऑफ ए सडन यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन करने चले जाएं, वहां देखें कि ठीक से कार्य ठीक नहीं चल रहा है, लैब्स वगैरह पर्टिकुलर जिस तरीके से फैसिलिटी बच्चों को एज पर यूजीसी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा जो बात होती है कि रिमूवल के लिए 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है नेहा जी इसके अंदर। एक तो ये है कि अगर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, पैसे की गड़बड़ कहीं नजर आ जाए, एक वो, और एक मिसमैनेजमेंट, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाए तो उसके अंदर एक ग्राउंड हो जाता है कि आप किसी भी वाइस चांसलर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। जहां तक ये हमारा मुद्दा है आज का, इसमें क्या हुआ, वाइस चांसलर साहब ने, कोर्ट ने अभी फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ दिया है। टाइम बीइंग रिलीफ इस ग्राउंड पे दिया है, वाइस चांसलर ने किसी भी आदमी को, देखो जब भी आप, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है लॉ में कि किसी भी आदमी को बिना उसका पक्ष सुने आप सजा नहीं दे सकते, तो उसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस या लीगल नोटिस। तो शो कॉज नोटिस के अंदर उस आदमी से, जैसे वाइस चांसलर हैं तो इनके पास राज्य भवन से, राज्यपाल जी की साइड से, जिसे हम कलेक्टर बोलेंगे क्योंकि वहां पर वो एज कलेक्टर। ठीक है, आपने पूरा प्रोसीजर समझा दिया। ठीक है, सीधा रुख कर लेते हैं सांगवान जी का। डॉक्टर सांगवान, मैं आपसे सीधा आपका रुख करती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे। कह रहे एक तरीका होता है जिससे कि उपकुलपति का चुनाव किया जाता है। राज्यपाल कह रहे हैं वो तो तरीका जो है, जो एक तरीका फॉलो करना चाहिए, वो तो नहीं किया जा रहा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मानना है कि नियुक्तियों में यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नेहा, देखिए, चांसलर की हैसियत से जो भी वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हुई है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो अल्टीमेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो चांसलर है, उनके सिग्नेचर से हुई है वो। अगर उनमें कोई भी किसी तरह का लैकुना था तो उसी समय पे वो पॉइंट आउट करते, उस पे सिग्नेचर करने से मना कर सकते थे। और अभी भी जहां तक उनको हटाने का जो निर्देश दिया गया है चांसलर के द्वारा, चांसलर की हैसियत से गवर्नर के द्वारा, ये हो क्या रहा है कि जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं केवल वहीं पे गवर्नर को लैकुना नजर आते हैं। बंगाल का, राजस्थान का, अभी आपने बताया पहले कि वहाँ पे जो चांसलर हैं वो एक तरह से हस्तक्षेप करते हैं जो संविधान की
भावना के अनुरूप नहीं है। असल में जो ये नियुक्तियां की गई हैं गवर्नर्स की, बेसिक प्रॉब्लम तो वहाँ पे है। जो एक्टिव पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स हैं, सरकारिया कमीशन 1983, उन्होंने उसी समय पे रिकमेंड किया था कि उन लोगों को गवर्नर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत ही एक तरह से केंद्र के द्वारा वहाँ पे जो भेजे गए हैं वो कार्रवाई को फैसिलिटेट करने की बजाय अड़ंगे डाल रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, मैं वापस लौटती हूँ। मैं आती हूँ मैम एक बार वापस। मिश्रा जी, अभी आपने सुना डॉक्टर सांगवान को, ये कह रही हैं कि देखिए जो जहां पे आप लोगों की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे केंद्र की तरफ से राज्यपाल नियुक्त करती जाते हैं, वो सरकार के कामों में अड़ंगे डालने का काम करते हैं। ये तो हमने देखा है ना, जहां जहां पे आपकी सरकार नहीं है वहीं वहीं पे इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, वहीं वहीं पे इस तरह की दिक्कतें आती है। क्यों आती है सर? नेहा जी, ऐसा है जो कि कोई भी स्टेट जो नॉन गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी है, मैं कह रहा हूँ वहाँ सरकार की जो विफलता है वो आप देखेंगे। अब आजकल क्या हो गया, नहीं आजकल ही नहीं, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से एक ट्रेंड निकल गया है जो कि हर एक चीज में आरएसएस को घसीटना और हर एक चीज में बीजेपी को घसीटना। मैं कह रहा हूँ क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमआर शाह की जो पीठे थी उनकी अध्यक्षता में क्या मिस्टर राष्ट्री को उन्होंने बर्खास्त नहीं किया था? मैं मात्र ये जगमती जी से मेरा ये प्रश्न रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो कि बात यहाँ पर बात कुलपति और राज्य सरकार की नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर यूजीसी की जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, वहाँ पर उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए, ये मैं भी मान रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। लेकिन हर एक चीज में आप देखेंगे जो कि नहीं, आप संवैधानिक तरीका है क्या सर कि 9 विश्वविद्यालय के कुलपति को ये कह दिया जाए कि सुबह 11:30 बजे तक वाइस चांसलर अपना इस्तीफा सौंप दे? ये संवैधानिक तरीका है क्या? देखिए, मैं वही कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी। नेहा जी, हाई कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान दिया और जहाँ पर जो नहीं, क्यों लेना पड़ा सर? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, क्यों लेना पड़ा? देखिए, मैं वही तो चीज कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पे भी संवैधानिक डेफिशिएंसी कहीं पे भी यहाँ पर लगा और हाई कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान लेकर के उस चीज को क्लियर किया। हाई कोर्ट ने संज्ञान कब लिया? जब वाइस चांसलर्स गए वहां पर, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो संवैधानिक जो तरीका है, जो गाइडलाइंस है, उसका फॉलो होना चाहिए। हालांकि उन्होंने सोकाज नोटिस दिया था और सोकाज नोटिस के बाद उनसे रिप्लाई मांगा गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर किसी का एजेंट कह देना, आप आरएसएस के एजेंट हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये खाली ये दर्शाता है जो कि आपके अंदर जो नहीं। ऐसा क्यों होता है सर? क्यों राज्यपाल पे बार बार आरोप लगते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है ना सर। हमने महाराष्ट्र में भी वो स्थिति देखी जब रात के अंधेरे में शपथ दिला दी जाती है। हमने कई बार ऐसी स्थिति देखी है सर, जिससे कहा जा सकता है, जिससे तमाम जो पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही है कि देखिए एजेंट की तरह काम करते हैं राज्यपाल, इस तरह के आरोप लगा रही है तमाम और पार्टियां। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी चीजें घटी है? अगर आप अब भूतकाल में जाएं तो निश्चित बात है। मैं नेहा जी, देखिए, मैं सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति हूं और मैं बिल्कुल सच्चाई ही आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी जहां पर राज्य सरकार और राज्यपाल की जहां तक बात होती है जो कि एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ हर एक चीज को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हो, चाहे संवैधानिक कोई भी प्रक्रिया हो, उसको आगे तक बढ़ाना चाहिए। जाकर के प्रदेश में एक अच्छी जो है सो शासन चलती है और प्रदेश की भलाई होती है। लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं जो संवैधानिक चीज को राज्य सरकार जिस तरह से वो हस्तक्षेप करके और जिस तरह से अभी मैं यही सुन रहा था जो कि इसके अंदर में विधानसभा के अंदर में कोई और नियम लागू किया जाएगा, एक और कानून बनाया जाएगा जिसमें राज्यपाल के अधिकारों की कटौती की जाएगी। अब बताइए, जो कुलाधिपति होता है, जो कि आज हमने देखा है जो कि काफी दिनों से जो चीज चलता है, कई राज्य सरकारों ने बना दिया है, कई राज्य सरकारों ने वो नियम बना दिया है, वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। क्यों बनाया, इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में अरुणेश जी, मैं आपका रुख करूं, उससे पहले डॉक्टर सांगवान इसका जवाब दे दीजिए।
ये कहा जा रहा है कि 3 नाम सजेस्ट किए जाते हैं, 3 नामों में से एक नाम आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग तो 3 का पैनल भी नहीं देते हैं। देखिए, आप कोई भी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें अल्टीमेट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी चांसलर है, गवर्नर इन द कैपेसिटी ऑफ चांसलर। नहीं, वो कहते हैं एक नाम ही आगे बढ़ाया जाता है कि उसी को बना दीजिए। आप नो वाइस चांसलर को आप हटा रहे हैं, इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है, किस आधार पे जस्टिफाई कर सकता है? उसको जस्टिफाई करिए ना मैम, उसको जस्टिफाई करिए ना कि एक ही नाम को आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, उस सरकार के वाइस चांसलर जिसका शिक्षा को लेके सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है केरला का, हायर एजुकेशन में लेके, और कहीं पे भी अगर आपको कुछ लगता है चांसलर को, तो सिग्नेचर क्यों किए गए अपॉइंटमेंट पे उनके द्वारा? और अब नो वाइस चांसलर को आप कहो कि इस्तीफा दे दो, तो शिक्षण संस्थाओं को चला कैसे सकती हैं सरकारें? ये कोई संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। जवाब दीजिए मिश्रा साहब। संविधान विरोधी है और सरकार की कार्य प्रणाली में अड़ंगे डालने वाली कार्रवाई है। देखिए, अभी सागवान जी कह रही थी, मैं कह रहा हूँ जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने राजश्री के मामले में आपने जिस तरह से पैनल एक डिसीजन होता है, 3 नामों का जो है रिकमेंडेशन होना चाहिए था, क्या आपने एक नहीं भेजा? क्या ये यूजीसी के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं था? ये इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने सिग्नेचर क्यों किए? देखिए, आपने जो गलती की है, आप हमें तो गलती गिना रहे हैं, राज्यपाल की गलती तो गिना रहे हैं, लेकिन आपने जो गलती की है, उनका काम ही ये है, उस चीज को माना और राजश्री के नियुक्ति को जो है तो रद्द कर दिया। तो ये इस चीज को आप कहिए ना, चैनल के माध्यम से, आप चैनल पर बैठी हुई हैं, एक्सेप्ट तो करिए। राज्य सरकार ने गलती की, उनके ऊपर इतने भारी खर्चे हो रहे हैं, उनको यही देखना होता है कि वो साइन ना करें संविधान पैनल के ऊपर। संविधान के अनुरूप है या नहीं? सागवान जी, इसको एक्सेप्ट करिए ना कि अनुरूप है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करिए ना। एक दूसरे में खोट देखने से बेहतर ये है कि पहले ये तो देखिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुरूप है अपॉइंटमेंट। ठीक है, प्रदीप जी बताइए, ये यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप है या नहीं? ठीक है, अधिवक्ता हमारे साथ है, वो बताएंगे। मैं अरुणेश जी आ रही हूँ, 1 सेकंड रुकिए। नेहा जी, मैं एक बात से तो सहमत नहीं होऊंगा। ये बात जो अभी आरोप है कि जो चांसलर हैं, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, इससे तो ये बात प्रतीत होती है कि गवर्नमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। गवर्नमेंट ने एक नाम रिकमेंड किया, चांसलर ने ये देखते हुए कि भाई शायद ठीक ही किया होगा गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने साइन कर दिए। अगर किसी भी स्टेज पे दैट, इसीलिए मैं आपको सेक्शन 8 का सब रूल 6 बता रहा था कि सुओ मोटो किसी भी स्टेज के ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि आज एक गलती हो गई तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। 3 नामों की जगह अगर एक नाम दिया जाता है, ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इस पे जवाब दीजिए। ये बिल्कुल अनुरूप नहीं है। मैंने प्रोसीजर जब शुरू में मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने बता दिया था कि कम से कम 3 नामों की रिकमेंडेशन चांसलर के पास जानी चाहिए, उनमें से एक नाम को वो टिक करते हैं और वो उसमें भी ये संविधान के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अरुणेश जी का रुख का कौन सी सूचना है कि वो एक भेजा गया? कौन से नो वाइस चांसलर की? क्या किसी में भी 3 का नहीं भेजा गया? 9 के 9 को हटा दिया जाएगा क्या? नहीं, 9 के 9 को हटाया जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया है कि भाई जो पूरा मामला है, अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया, अभी इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, तो इसमें तो अभी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अरुणेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ डॉक्टर सांगवान, 1 सेकेंड। अरुणेश जी, सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से भी अक्सर कहा जाता है, देखिए राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के एजेंट की तरह काम करते हैं, केंद्र के इशारों पे काम करते हैं। यहाँ पर तो देखा जा रहा है सर, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है। जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी आज इतनी इंटरेस्टिंग बहस चल रही है, मुझे ऐसा लगा कि बहस वही सीमित रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं है कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट संविधान के तहत हुआ है या नहीं हुआ है। मुद्दा ये है कि अपॉइंटमेंट किस प्रदेश में हुआ है। अपॉइंटमेंट ऐसे प्रदेश में हुआ है जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है। अहम मुद्दा ये है। इससे पहले मैं एक घटना पे आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। 2016 की बात है, 2 वाइस चांसलर पे प्लेगरिज्म का केस लगा। प्लेगरिज्म की आपको जानकारी होगी, कॉपी पेस्ट करके रिसर्च पेपर या पीएचडी की थीसिस लिखना।
दो में से एक वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थे और दूसरे वाइस चांसलर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के थे। जब दोनों वाइस चांसलर्स पे इस तरीके का केस लगता है तो हैदराबाद के वाइस चांसलर एडमिट करते हैं और वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जो राज्य में सरकार थी वो बीजेपी की नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश में देखिए कि जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मैं प्रोफेसर रहा हूँ उसी यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनाया जाता। बल्कि मजे की बात ये देखिए, क्योंकि वो बीजेपी द्वारा अपॉइंटमेंट उनका हुआ था, उनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जहाँ बीजेपी शासित राज्य में भी है बीजेपी की और सेंटर में भी है, तो वहाँ कोई भी वाइस चांसलर रहे, चाहे वो क्वालिफाइड है या उसके ऊपर कोई केस है या नहीं है, तो वहाँ कोई इशू नहीं बनेगा। और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, मुद्दा और अहम इशू वहीं बनेगा। भाई देखिए, अगर केरला की बात की जाए, नो डाउट केरला एजुकेशन में सबसे आगे है, और अगर किस वाइस चांसलर के लिए किसी का नाम आगे बढ़ाया गया है तो वो क्वालिफाइड होगा। एक नाम आगे बढ़ाया गया, उसके लिए अगर राज्यपाल ने हामी भर दी है तो इसमें आगे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब जो आगे सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। इस तरीके से इसी तरीके का जो मामला था वो राजस्थान में भी रहा, आपने बताया ही है, तमिलनाडु में भी इसी तरह की कहानी रही है। ठीक है मिश्रा जी, अभी सवाल ये भी है, देखिए अगर आप ये कहते हैं ये तो संवैधानिक तरीका नहीं है कि एक नाम आप आगे भेजते हैं, तो फिर उस पर साइन क्यों किए, क्यों उस पर साइन हुए? उसी टाइम ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना। बिल्कुल उसी टाइम। देखिए नेहा जी, अभी अवनेश जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं क्या यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करना, जो उसने गाइडलाइन बनाए हुए हैं उसको क्या फॉलो नहीं किया गया? मैं चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो चाहे राजस्थान की घटना हो, पहली मुझे बताइए ना सर, आप जो सवाल पूछ रहे थे उसको जवाब नहीं देते हैं ना आप लोग, यही तो दिक्कत है। उस पर साइन क्यों किए गए और अब ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? देखना चाहिए था उनको, 10 किले की कोठी दे रखी है, उसी विषय पे उस समय पे क्यों नहीं देखा ये? अब देखिए यहाँ पर, अब उन्होंने कहा जो कि पैनल में 3 व्यक्ति का नाम रिकमेंडेशन होना चाहिए, एक ही भेजा, तो क्या इसके ऊपर में विवाद नहीं होना चाहिए? क्या ये राज्यपाल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आप उस चीज को ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप राज्य सरकार की गलती बिल्कुल नहीं कह रहे, राज्य सरकार की विफलता नहीं कह रहे, राज्य सरकार के फ्रस्ट्रेशन नहीं कह रहे हैं आप लोग। गलती है, असल में गवर्नर की गलती है, चांसलर की गलती है, वो है वहाँ पे इसीलिए कि तो आप इस चीज को एक्सेप्ट तो करिए, राज्य सरकार ने गलती की है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया हुआ है इस चीज को, इसमें राष्ट्रपति के मामले में उनको रद्द किया गया उसके नियुक्ति को। मेरा सीधा सवाल ये करने में घबराते क्यों हैं? ऐसे नहीं, अगर यूजीसी के नियमों का पालन नहीं हो रहा तो ये अब ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है सर? ये तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ जब उसमें हस्ताक्षर किए गए थे? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जो कि हस्ताक्षर किए, हो सकता है रिव्यू प्रोसेस हो। नहीं, अब ये प्रोसेस कैसे बात कर रहे हैं आप? अब ये प्रोसेस हो गया, अगर कोई कमी आई, कोई कमी आई और उसको उजागर करके आपके सामने रखा जा रहा है, आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं होंगे ना सर? आप बोलेंगे नहीं ऐसा भी है और वैसा भी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक स्टैंड पे रहिए ना, एक स्टैंड पे रहिए। प्रोसेस भी तो होता है, ड्यू प्रोसेस को देखने के लिए गवर्नर है, वहाँ पे चांसलर है, वो उनको सुविधाएं इसीलिए दी जा रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूजीसी की गाइडलाइंस व्हाटएवर उनको फॉलो करना सुनिश्चित करवाएं। लेकिन उन्होंने जिस समय पे जो काम करना चाहिए था वो अपनी ड्यूटी नहीं की। अगर कुछ ऐसा है तो वो भी कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ बनती है। लीजिए, अब ये कह रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई बनती है, तो क्या इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रही हैं जो कि राज्य सरकार ने गलती की थी? राज्यपाल ने गलती की है, सर किसके खिलाफ कार्रवाई बनती है? अभी तो बहस यही चल रही थी कि देखिए राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई बनती है, ये कहा जा रहा है कि नहीं सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ कार्रवाई बनती है सर? मिया जी, एक बात मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राज्यपाल के अगेंस्ट किसी भी तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक रोक है। आप जब तक वो सीट के ऊपर हैं, राज्यपाल के ऊपर किसी भी तरह की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। चाहे किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़, अगर मैंने देखा नहीं प्रोसीडिंग्स के पेपर इसमें देखे नहीं है मैंने कि क्या है या क्या नहीं है, लेकिन मैं अभी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ
की आर्टिकल 361 में उसकी एक बहुत फेमस जजमेंट रही है उनका। जैसे कि अभी बात चल रही है कि गवर्नर साहब ने कुछ गलत उसमें काम कर दिया या नहीं किया। एक जजमेंट थी श्रीमती उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, पुरानी जजमेंट है, काफी 1962 की 2-3 के आसपास की एक जजमेंट है बहुत। उसमें भी कभी एक बार ये इस तरह का क्वेश्चन उठा था कि अगर कोई चांसलर, मतलब यहाँ पर क्योंकि गवर्नर चांसलर है तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई गवर्नर गलती से कोई काम कर दे, गलत काम कर दिया, मान लिया 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई गलती उससे हो गई, जाने अनजाने में, जैसा भी रहा होगा, तो किसी लॉ पे या फैक्ट पे, उसमें बात दोनों बोली गई है, किसी लॉ को लेके गलत काम कर दे या किसी फैक्ट के ऊपर। फैक्ट का मतलब जैसे कि अभी मैडम ने बताया इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई रिकमेंडेशन कर दिया तो अगर उन्होंने साइन कर दिए तो ओनस उनके ऊपर आ जाता है कि भाई उन्होंने गलती की। ये हो गया फैक्ट कि जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रहे कि इस उसके अंदर उनकी गलती थी। तो जो उज्जमबाई की जो जजमेंट है 96 स्टेट ऑफ यूपी वाली, वो बड़े साफ साफ तरीके से बोलती है कि आप फिर भी अगर गलती हो भी जाए तो भी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वहां पर। प्रदीप भाई से ये एक सेकंड ठहर जाइए मैडम, मेरे को पहले एक्सप्लेन कर लीजिए। जो नियुक्ति है आप अभी नेहा जी आपसे पूछ लेंगे, आप जरा मेरे को उनके क्वेश्चन का आंसर कर लेने दीजिए। डॉक्टर सांगवान, मैं आपको करूंगी, मौका देती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। साल में 5 पार्टी बदल चुका खुद ही अपने मतलब लालच के तहत जो है। क्या इस तरह की मतलब गरिमापूर्ण पद के ऊपर इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए? मैडम मैं उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 9 पार्टी बदल चुके या 10 पार्टी बदल चुके, वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है और मैं ना उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहूंगा। मुझे लीगल भाषा बोलनी है जो लीगली वाइबल हो, लीगलेबल सूट करे। मेरा कहना सिंपल ये है कि ऐसी जजमेंट के अंदर डॉक्टर सांगवान 1 सेकंड रुक जाइए, सुन लेते हैं, फिर मैं आपका रुक करती हूँ। प्रदीप जी। नेहा जी, मैं कोई नहीं हूं जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करूं। वो 9 पार्टी बदले, 19 पार्टी बदले, 29 पार्टी बदले, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक लीगल प्रिपोजिशन बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कितने हमारे बेनिफिट्स हैं। मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि वो जजमेंट है जो उज्जवल बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, बहुत पुरानी जजमेंट है, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि काफी लोगों के इसके बारे में पता नहीं है। ऐसा ही किस्सा हुआ था कि लॉ में भी गलती कर दें, अगर जैसे कि इसमें बताया कि 3 लोगों का अगर गवर्नमेंट ने 3 नामों की जगह 1 नाम भेज दिया और उन्होंने साइन कर दिए तो लॉफुली तो उन्होंने अगर गलती की, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में भी गवर्नर के मुद्दा भी ये है कि क्या गवर्नर के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है स्टेज के ऊपर? आंसर इज नो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है डॉक्टर सांगवान, गवर्नर के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो सकती अभी। कार्रवाई मैं ये कहना चाह रही नेहा, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि हमारे संविधान के अनुरूप ये जो गवर्नर हैं, जो चांसलर नियुक्त होते हैं, वो बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के लोग जो हैं, वो बुद्धिजीवी हो, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, इस तरह के लोगों का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे किन को लगाया जा रहा है, उनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो भी तो देखे जाने चाहिए ना। कि गवर्नर की नियुक्ति की आज हम बात नहीं कर रहे हैं ना। एक के बाद एक तरह की वो पार्टियां बदल चुके हैं और सारे लैकुना उनको जो है, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट जो है वहीं पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आरएसएस के लोगों को नहीं बिठा पा रहे हैं। अब 9 वाइस चांसलर को हटाना मतलब वो चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के लोगों को बीच में एडजस्ट किया जाए। ठीक है मिश्रा जी, जवाब दीजिए। इनका कहना है कि देखिए विश्वविद्यालयों में आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इतना विवाद, इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। नेहा जी, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जो कि आज ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या है वो हम लोगों ने सबने देखा है, जो कि किस तरह से आपकी संस्कृति और परंपरा उस को, जो संविधान को न मानने वाले लोग जो है सो हमें सिखा रहे संविधान क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल ने उन्होंने सम्मानजनक किया, किसी को नोटिस दिया है, उन्होंने
दूसरी बात, तीसरी बात, इस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाया गया, सम्मानजनक बन गए। इसीलिए इस चीज को मैं, ठीक है, ये जरूर हो सकती है जो कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पूरी तरह से, लेकिन एक सस्ते लोकप्रियता के लिए आप आरएसएस और बीजेपी के ऊपर में निशाना साधेंगे? आप हमें सिखाएंगे जो कि कैसे राजनीति की जाती है, या आप हमें सिखाएंगे जो कि क्या आरएसएस? आप एक बार संघ के क्लास में तो आइए, फिर आपको पता चलेगा जो कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्र प्रेम क्या होता है। इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करिए ना, इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करिए। आप सीधा आरएसएस के ऊपर में निशाना कर रहे हैं, आप बीजेपी के ऊपर में निशाना। आपने देखा नहीं है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरह की गलती करी, स्टेट गवर्नमेंट ने गलती करी, आप गवर्नर के ऊपर में आप जो है तो लांछना लगा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ केरल की सरकार नहीं है ना जो इस तरह की बात करी मिश्रा जी, ये तो अक्सर सरकारें कर रही है, ये तो अलग अलग राज्यों की सरकारों की बात मैं कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल की सरकार का राज्यपाल के साथ कितना क्लैश हुआ, ये हम सभी के सामने था। दिल्ली की सरकार का किस तरह का क्लैश हुआ उपराज्यपाल के साथ, हम सबके सामने था सर। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह के आरोप लग रहे हो। बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूँ जो कि इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या होता है जो कि यहाँ पर केंद्र की जो नीति है, चाहे केंद्र द्वारा भेजा गया कोई भी संवैधानिक पद के ऊपर में बने रहने के लिए उनको उनके साथ मेलजोल या किसी तरह का कोऑर्डिनेशन बनाने का कोई चाह ही नहीं होता, जो कि हम राज्यपाल के साथ बैठ करके उनके साथ एक हम कोऑर्डिनेशन बना करके प्रदेश की भलाई के लिए काम करें, ऐसा कभी नहीं होता। प्रदेश की भलाई हो रही है क्या अरुणेश जी? ये प्रदेश की भलाई हो रही है क्या? ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल, जहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का खेल। नो वाइस चांसलर हटाना ये भलाई है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब पुराने राज्यपाल ने कोई भी अपॉइंटमेंट कर दी तो अब उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे कि शर्मा जी ने अभी कहा है, जो लॉयर साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल को एक संवैधानिक पावर होती है और उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। और जो अब नए राज्यपाल महोदय आ रहे हैं वो अगर जो सवाल उठा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पुराने राज्यपाल ने जो डिसीजन लिया है वो उनकी क्रियाशीलता या उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली, भाई डायरेक्टली वो राज्य सरकार पे कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली तो उसमें राज्यपाल महोदय भी इन्वॉल्व है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई कि राज्यपाल को दलगत और जो पार्टीगत राजनीति है इससे ऊपर उठ के काम करना चाहिए, प्रदेश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। राज्यपाल का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, ये देश में सर्वोच्च गरिमामयी पद माना जाता है और इस पद पे आने के बाद आपको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। लेकिन हालिया दिनों में ये देखा गया है कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां के राज्यपाल कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के साथ एक दोहरा व्यवहार करते हैं, एक दुर्भावनापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो वाकई बहुत चिंताजनक है। डॉक्टर जनमती जी जो बात कह रही, मैं उनसे काफी हद तक उनसे इत्तेफाक रखता हूं और मैं मिश्रा जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देखो, जो मैंने उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दिया है तो आप उस पर रिसर्च करना, आप मेरे से अलग से चर्चा कर सकते हैं उस पे कि कैसे वाइस चांसलर महोदय जिन पे प्लेगरिज्म का केस था उनको वहां हटाया नहीं गया, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट राज्यपाल ने की थी और उनको जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की सहमति थी, और जब उनके ऊपर केस आया तो उन्होंने उनको नहीं हटाया और फिर उनको रिवार्ड भी दे दिया, दोबारा फिर से उनको कुलपति बना दिया। ठीक है, जवाब दीजिए मिश्रा जी जल्दी से, उसके बाद में प्रदीप जी का उत्तर तो जल्दी से। नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अरुणेश जी का सम्मान करते हुए, अभी हम लोगों ने जैसे देखा पश्चिम बंगाल के अंदर में धनखड़ जी के साथ किस तरह से, मैं कह रहा हूँ राज्यपाल को क्या ये हक नहीं है जो कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है? सर ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखता? ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखता सर? ये हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिखता? ये गुजरात में क्यों नहीं दिखता? हर जगह दिखता है। नहीं दिखता सर, वहाँ से इस तरह की खबरें नहीं आती ना, वहाँ पे नहीं आती इस तरह की डिस्प्यूट की खबरें। वहाँ पर जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पे कोई तनाव नहीं है राज्यपाल और सरकार के बीच में। सवाल तो यही है कि जहाँ पर दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं वहीं पे तनाव क्यों? मैं कह रहा हूँ प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में अगर राज्यपाल कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे तो नहीं लगता जो कि गलत है। ये तो हर एक प्रदेश निवासी का जो है ये कर्तव्य हो जाता है, ये ड्यूटी हो जाती है। आज अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर हमने देखा है जो कि किस तरह से हत्याएं हो रही है, किस तरह से जो है वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, तो राज्यपाल ने अगर क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तो इसमें गलती क्या है? मुझे तो नहीं लगता कहीं गलती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।
राज्यपाल क्यों आवाज नहीं उठाते? मैं क्यों नहीं उठाते आवाज? देश के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, बात करिए तो फिर उस तरह की बात करिए ना कि जहाँ पर आप उसको जस्टिफाई कर पाए। नहीं कर पा रहे सर आप। डॉक्टर प्रदीप, बीजेपी के अध्यक्ष का लड़का जो है वो रात को महिला जो लड़की थी उसका पीछा करता हुआ शराब के नशे में उसकी गाड़ी को रोका, खिड़की खोलने लगा। पूरा कैबिनेट जो है वहाँ पे उसको बचाने के लिए थाने में पहुंच गया। एक लड़की जो निरी लड़की थी वहाँ पे गवर्नर को नजर नहीं आता कुछ भी। ये भी तो पूछेंगे ना लोग। नहीं, ये भी तो पूछा जा रहा है ना। अपोजिशन रूल अब सवाल डॉक्टर संगमान ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर जब तीन लोगों का नाम सजेस्ट किया जाता है तो फिर एक लोगों का क्यों, उसको क्यों बढ़ाया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब उस पे मत जाइए अपराध पे, क्योंकि ये डिबेट और लंबी हो जाएगी। मैं प्रदीप जी का रुख करती हूँ। प्रदीप जी, अब सवाल ये है कि देखिए अब सीपीआई तो ये कह रही है कि इस आधार पे जो ये पूरा विषय है अभी केरल का, इस आधार पर राज्यपाल किसी उपकुलपति को हटाने का कतई अधिकार नहीं रखते हैं। अधिकार है या नहीं उनके पास? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अगर किसी राज्यपाल ने कोई गलती करी, आपके पास जुडिशियल प्रोटेक्शन तो है, लेकिन पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में क्लोज 4 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई राज्यपाल गलत करे और सरकार उससे सहमत नहीं है तो वो उसको उसका एक रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति महोदय को सौंप सकती है कि ऐसे ऐसे वो कर नहीं रहे हैं। ये एक तरीका है उनकी काम को रोकने के लिए। दूसरा तरीका जो सरकार के पास उपलब्ध है वो सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली अभी जैसे इस केस में भी हुआ। नहीं, सवाल मेरा ये है सर, सवाल मेरा ये है कि राज्यपाल को क्या ये अधिकार है कि वो उपकुलपति को तुरंत हटा दे? राज्यपाल के पास मैंने बताया था आपको कि उसके पास सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 एंड 7 के अंदर पावर्स हैं, लेकिन उसके अंदर उसको शॉर्ट कमिंग, जैसे मैंने बताया था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो या अगर वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन एज पर रिक्वायरमेंट ठीक से ना चला रहे हो, उनके पास पावर्स हैं, लेकिन उनको फिर वो जस्टिफाई, इसीलिए शोकोज नोटिस दिया गया है। ऑब्वियसली जब शोकोज नोटिस दिया गया होगा तो उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया होगा कि आपने ये कार्य किए और इसके बारे में आप अपना व्यूज दें। गवर्नर की नोटिस में ये चीजें आई हैं, उन्होंने इन चीजों का कॉग्निजेंस लेते हुए आपको शोकोज नोटिस दिया है कि क्यों नहीं। शोकोज का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरियां हटा दी, उसका मतलब ये होता है कि क्यों नहीं आपकी नौकरियां हटा दी जाए। ठीक है मिश्रा जी, एक कुलपति अच्छे से काम नहीं कर रहे, 2 नहीं कर रहे, 3 नहीं कर रहे, 9 नहीं कर रहे होंगे और सबको कारण बताओ नोटिस, सबसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा क्या? नेहा जी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काम करने का उनका जो तरीका है, मैं उसके ऊपर में नहीं, बात यहाँ पर ये है जो कि क्या यूजीसी के जो गाइडलाइंस थे क्या उसको फॉलो किया गया, उसका अनुसरण किया गया, मात्र यही चीज है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दा तो आपका है, दूसरे का मुद्दा दूसरा है। कोई पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, ये आपका मुद्दा है ना सर कि यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। वो तो कह रहे हैं कि 9 के 9 कुलपति जो है खराब काम कर रहे हैं क्या? क्षेत्र में इतना अच्छा काम खराब करने की नहीं है। देखिए बात मैं यहाँ पर तो यही कह ही नहीं रहा हूँ जो कि बात उन्होंने जो काम खराब करने की है, उन्होंने कोई गलत काम किया या कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं उसके ऊपर विषय पर तो जा ही नहीं, वो अच्छे काम कर रहे होंगे, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ। जाना चाहिए ना। देखिए मैं कह रहा हूँ जो नियम की जो अनदेखी की गई है उस चीज के ऊपर मैं जा रहा हूँ। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, जो नियम की जो अनदेखी की गई है उसके ऊपर जा रहा हूँ। उन्होंने अच्छा काम कर रहे होंगे, जाइए ना। नहीं तो अच्छा काम कर रहे तो फिर हटाया क्यों जा रहा है? क्यों उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है? शिक्षण संस्थाओं को चलाएंगे कैसे, यूनिवर्सिटी को रन किया जाएगा सरकार के द्वारा? 9 वाइस चांसलर हटाएंगे क्या शोकाउज, अभी जैसे प्रदीप जी कह रहे थे, क्या शोकाउज नोटिस देना क्या गलत है? क्या शोकाउज नोटिस दे सकते हैं? तो इसमें कौन सी ऐसी गलती हो गई? नोटिस देने के बाद जवाब लेने का भी तो इंतजार किया जाएगा या फिर उससे पहले कह दिया जाएगा जी इस्तीफा दे दो? नहीं, उन्होंने जवाब देने के लिए समय भी दिया है, ऐसा नहीं है। उससे पहले कह दिया सर कि इस्तीफा दे दो, तभी ये वाइस चांसलर कोर्ट गए। तो ये कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है जो कि इस्तीफा दे दो, लेकिन ये वो क्या उसके शोकॉज नोटिस में ऐसे था क्या? नहीं तो आप सर नोटिस दिया जाएगा तो उसके जवाब के लिए कारण बताओ। अगर नोटिस दिया है तो सब कारण बताने के लिए वक्त तो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल नेहा जी, समय दिया गया है।
ऐसा नहीं है जो कि नहीं दिया जा रहा था, इसलिए कोर्ट का रुख किया है। अवधेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिश्रा जी अपनी ही बातों में फंस गए हैं। सो कॉज नोटिस के लिए एक टाइम होता है, 15 दिन का टाइम होता है, ठीक है। 15 दिन का समय दिए बिना कोताही बस राज्यपाल महोदय जो है ना एकदम से बोल दिए साहब इस्तीफा दे दो। और अगर आपको ये लगता है कि कोई और पॉइंट उन वाइस चांसलर का मिलता, कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में कमी होती, एकेडमिक वर्क में कहीं कमी होती, लैब इक्विपमेंट्स में कहीं कमी होती, अध्ययन अध्यापन में कहीं कमी होती, तो आपको क्या लग रहा है अब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता? उन वाइस चांसलर को ये बर्खास्त कर देते। कहीं कमी नहीं मिल पाई है तो इन्होंने बस एक पॉइंट पकड़ लिया है, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना कि नहीं भैया वही वाली गुड़िया चाहिए, तो इस समय वही जिद की गई है कि वो एक ही नाम क्यों दिया गया था, एक ही नाम क्यों दिया गया? अगर वो व्यक्ति एलिजिबल है, अगर वो व्यक्ति योग्यता पूरी रखता है तो क्या गुरेज है, इसमें बुराई क्या है, मुझे ये बताइए। और अपॉइंटमेंट तो आपके ही वाइस चांसलर ने किया है। अहम बात तो ये है वाइस चांसलर कोई दूसरी पार्टी का तो था नहीं, तब बीजेपी का ही शासनकाल था और बीजेपी द्वारा ही अपॉइंटमेंट हुए थे, बीजेपी सरकार द्वारा ही, भारत सरकार द्वारा ही। तो आप अपनी सरकार के खिलाफ ही कैसे जा सकते हैं? हमें तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती, हमारे समझ के परे है। हो सकता है मिश्रा जी को ये चीजें समझ में आ रही हो और मिश्रा जी बेहतर बताएं। और दूसरी चीज, मेरे वो उत्तर प्रदेश वाले सवाल का अब तक आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं मिश्रा जी का रुख करूं उससे पहले एक सेकंड मिश्रा जी का रुख करूं उससे पहले प्रदीप जी, कारण बताओ नोटिस देने के बाद कितने दिन तक इंतजार किया जाता है? नेहा जी, कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स पे गवर्नर की प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे किया है वो इसीलिए किया है कि जब तक 15 दिन का नोटिस, जैसे अभी बताया हमारे को पैनलिस्ट ने कि 15 दिन का नोटिस देना आपको जरूरी है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको बताना होता है कि आपने जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए हैं वो ठीक है या गलत है। अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो ही में प्रोसीड एज पर लो, गवर्नर प्रोसीड कर सकते हैं बीइंग चांसलर। अगर उन्होंने अपना बता दिया है और उसके बाद भी अगर वो करते हैं तो जैसे अभी भी कोर्ट का रुख इन्होंने किया, क्योंकि प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने यही कहा कि जब तक वो कारण बताओ नोटिस के टाइम में अपना रिप्लाई आपको फाइल नहीं कर देते तब तक के लिए वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो कोर्ट का इंटरवेंशन आ गया ना बीच में। अगर वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो कोर्ट ने इंटरफियर किया और कोर्ट ने उस पे ठीक है मिश्रा जी, दिया। ठीक है, 15 दिन का तो वक्त होता है ना सर, कारण बताओ नोटिस के बाद जवाब तो लेने के लिए इंतजार करेंगे ही। प्रदीप जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है प्रदीप जी ने, 15 दिन का नोटिस ऐसे ही कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया, सही बात है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका पक्ष नहीं सुन लेते और पूरा समय नहीं दे देते तब तक, जहां पर जो हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है, अगर राज्यपाल की तरफ से ये कहा जाता है कि जी आकर इस्तीफा दीजिए तो इसके हम क्या मायने निकाले? या तो फिर राज्यपाल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ये सही है, या 15 दिन का उनको पता नहीं है, या फिर किस वजह से उन्होंने ये कहा कि सोमवार सुबह 11:30 बजे तक अपने इस्तीफे सौंपिए? किस आधार पे कहा जब कारण बताओ नोटिस भेजा? तो राज्यपाल साहब ने क्या माननीय ने लिखित में कोई दिया था आदेश? मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, तो राज्यपाल, ये मौखिक रूप से था जो कि आप जाकर के 24 घंटे में जो भी बात हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, जो डिस्कस कर रहे हैं 24एक घंटे में इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, ये मौखिक है, लिखित नहीं है। राज्यपाल का पद, राज्य उनके एक शब्द के मायने होते हैं, वो कुछ भी कैसे बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? लिखित में दिया था है कि साहब कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, ये गर्मामयी पद होते हैं, इनके पद कुछ भी कह दिया हवा में, क्या ऐसे नहीं होता है ना? संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पर काबिज है। में हो क्या रहा है एक बार वो भी जान लीजिए। हरियाणा के अंदर इन्होंने जो ग्रांट दी जाती है उनको लोन के नाम पे यूनिवर्सिटीज को वो किया, इन्होंने टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो अपने हाथ में ले ली और वहाँ पे फिर वापस लेना पड़ा। ठीक है, हरियाणा की बात नहीं हो रही डॉक्टर सांगवान। गवर्नर ने कुछ नहीं बीच में हस्तक्षेप किया। असल में मूल जो सवाल है यहाँ पे, मूल सवाल वाइस चांसलर की नियुक्ति का नहीं है, मूल सवाल गवर्नर की नियुक्ति का है, जो कि सरकार आपके लिए सवाल बदल सकते हैं। आपके लिए मैंने कहा ना, आपके लिए अलग मुद्दे हैं, मिश्रा जी के लिए अलग मुद्दा है, यादव जी के लिए अलग मुद्दा है, सब अपने अपने मुद्दों को लेके बैठते हैं, लेकिन हमारे लिए ओवरऑल जो मुद्दा है उसके अंदर जाहिर तौर पे यही है कि क्या वाकई
राज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर कुलपतियों की जो नियुक्ति हुई है वो संवैधानिक तरीके से नहीं हुई है, ये वाकई देखने वाली बात है, सोचने का विषय है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।